गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम व्याकरण का अध्याय कारक, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कारक को हम अंग्रेजी में केस कहते हैं। देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मैं हाथ से खाता हूँ, संध्या ने शालिनी को चाय दी, मैं खाना खा रहा हूँ। अब इसमें देखिए, इस वाक्य में, इन वाक्यों में रेखांकित पद संज्ञा या सर्वनाम पद हैं। रेखांकित पद किसी न किसी रूप में किसी से जुड़े हुए हैं। शब्दों के क्रिया, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, संबंध कारक कहते हैं। अर्थात अगर हम विस्तार पूर्वक जानेंगे तो कारक का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम इन शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ने वाला शब्द। मतलब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो क्रिया से जोड़ता है वह कारक होता है। अब इन वाक्यों में देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब इसमें पेड़ और पत्ते के बीच में से आया है ना। तो से क्या कर रहा है? पेड़ और पत्ते को जोड़ रहा है, जोड़ करके क्रिया के साथ उसका संबंध बता रहा है। दूसरे वाक्य में मैं हाथ से खाता हूँ, से, तो इसमें भी से जो है हाथ, मैं और खाता हूँ के बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के कारक जो है, कारक वाक्य के संज्ञा, सर्वनाम इन शब्दों का संबंध जो है दूसरे शब्दों से या फिर क्रिया से करवाता है। इन संबंधों को हिंदी में परसर्गों से दिखाया जाता है। इसे कारकीय चिन्ह भी कहते हैं। ये जो में, पर, से, को, ये सब क्या है? कारकीय चिन्ह है। इसे कारकीय चिन्ह कहते हैं या फिर परसर्ग भी कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाला शब्द कारक कहलाता है। जैसे कि पहले हमने उदाहरण में देखा है। अब कारक के भेद देखते हैं हम लोग। कारक के कुल 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन को 8 भेद याद रखना है। और 8 भेदों के जो परसर्ग है, जो कारकीय चिन्ह है, उनको भी ध्यान में रखना है। जैसे कर्ता में ने, कर्म का को, करण का से और के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान से मतलब अलग होने का भाव, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है। ऑब्वियसली जो क्रिया करता है वही वाक्य का कर्ता होता है। वह या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। जैसे रानी ने कविता सुनाई, तो इसमें सुनाने की क्रिया किसने की है? रानी ने, इसलिए रानी वाक्य का कर्ता है। मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब इसमें तैयारी कर रहा है, ये क्रिया है। कौन कर रहा है तैयारी? मेरा बेटा। तो ये है कर्ता कारक। बच्चों ध्यान रखिए, कई बार कर्ता कारक में ने विभक्ति नहीं लगता। जैसे इन वाक्यों में कविता सुनाने का काम रानी कर रही है और परीक्षा की तैयारी करने का काम मेरा बेटा कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती जहाँ पर ने नहीं लगता। जैसे ध्रुव वहाँ गया, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, भूतकाल है, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है। लड़के ने आइसक्रीम खाई, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया क्या खाई? आइसक्रीम, और भूतकाल में, इसलिए यहाँ पर ने लगाया गया है। कई बार को का भी प्रयोग होता है कर्ता कारक में, ध्यान रखिएगा। जैसे राजन को यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? को का प्रयोग हुआ है। तो कर्ता कारक में इन सब बातों का ध्यान रखना है। कभी कभी से का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे राजन से गलती हो गई, तो यहाँ पर राजन से, यहाँ पर राजन करता है, लेकिन उसके बाद विभक्ति कौन सी लगी है? से। परंतु से विभक्ति अपादान या फिर करण का है, लेकिन यहाँ पर राजन कर्ता के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक होगा। दूसरा भेद देखिए, कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक चिन्ह को होता है।
कभी कभी यह शून्य भी रहता है। मतलब शून्य रहने का तात्पर्य क्या है, कभी कभी को का प्रयोग इसमें नहीं होता। जैसे अर्पिता पत्र लिखती है, यहाँ पर क्या लिखती है, पत्र। पत्र जो है कर्म है, परंतु पत्र के बाद किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात यह सामान्य वर्तमान काल है, परंतु इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु यह कर्म कारक है। अर्पिता ने बिल्ली को मारा या बिल्ली को प्यार किया, या अब यहाँ पर जो है को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। ध्यान रखें, जहाँ पर भी कर्म अप्राणीवाचक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, वहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं होगा, को का प्रयोग नहीं होगा। दूसरे वाक्य में बिल्ली प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ पर को लगाना आवश्यक है। अब दूसरे वाक्य में जो है बिल्ली प्राणीवाचक कर्म है, इसलिए यहाँ पर को लगाए। अब कर्म कारक में एक बात ध्यान रखिएगा, कर्म कारक में कर्म होना आवश्यक है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, तो कर्म होना अति आवश्यक है, अन्यथा कर्म कारक पूर्ण नहीं हो सकता। तीसरा भेद है करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कहते हैं। जैसे हम क्रिया कैसे कर रहे हैं, यह बताता है कि वह कर्म कारक है। साधन और कारण बोधक भी हो सकता है कभी कभी, जैसे रमा हाथ से खाती है। अब यहाँ पर करण कारक की विभक्ति से जो है किसी की सहायता लेकर क्रिया करने का बोध होता है। ध्यान रखें, किसी की सहायता लेकर क्रिया करना, जैसे रमा हाथ से खाती है, हाथ की मदद से खाती है। मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं, कार से। अब यहाँ पर कार की सहायता से, वह कैंसर से मर गया, यहाँ पर कारण बोधक है, कैंसर के कारण मर गया। कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग किया जा सकता है। वे बस के द्वारा या बस द्वारा आगरा के, तो अर्थ एक ही देगा परंतु शब्द अलग हो सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि करण कारक जो है हमेशा कोई रीज़न होता है, कारण होता है, या फिर मदद लेकर क्रिया करना। जैसे मैंने डंडे से बिल्ली को मारा, अब मैंने क्या किया, डंडे की सहायता से बिल्ली को मारा, तो ये मदद लेने का भाव हो गया है। अगला भेद है बच्चों संप्रदान कारक। जैसे हमने करण कारक में देखा कि कर्ता जो है किसी की सहायता लेकर क्रिया करता है और वह दर्शाता है से और के द्वारा के माध्यम से, परंतु संप्रदान कारक जो है सहायता देने का भाव है, सहायता करने का भाव है, और उसके लिए के लिए का प्रयोग किया जाता है। दो शब्द है के लिए और को। ध्यान रखें, को जो है कर्म कारक की भी विभक्ति है। जैसे मैंने बच्चे को मारा, यहाँ पर को जो है कर्म कारक है। माँ ने भिखारी को खाना खिलाया, लेकिन यहाँ पर वह कर्म कारक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माँ ने मदद की है। जब किसी की मदद करने का भाव होगा तो वह संप्रदान कारक होगा, न कि कर्म कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है या फिर मदद करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह है को और के लिए। जैसे मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी, पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। इस प्रकार के वाक्यों में दो कर्म होते हैं। पहला, वह जो कर्म क्रिया के अत्यधिक पास होता है उसे मुख्य कर्म कहते हैं, और दूसरा संप्रदान को गौण कर्म कहा जाता है। अब इसमें देखिए, मुख्य कर्म और गौण कर्म की भी बात आई है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्रिया में कि जो अप्राणीवाचक शब्द होगा, जो क्रिया के करीब होगा, वह मुख्य कर्म होगा, और जो प्राणीवाचक होगा, जो क्रिया से दूर होगा, वह गौण कर्म होगा। अब पिताजी ने हमारे लिए मिठाई लाए, पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। इस वाक्य में मिठाई जो है अप्राणीवाचक है, इसलिए वह मुख्य कर्म है। हम जो है लिविंग थिंग्स है, प्राणीवाचक है, इसलिए यह हम जो है गौण कर्म है। अगला भेद है अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। ध्यान रखें,
इसमें भी से का प्रयोग होता है, करण कारक में भी से का प्रयोग होता है, परंतु इसके से और करण कारक का से दोनों में अंतर है। करण कारक में हम किसी की मदद से क्रिया करते हैं, यहाँ पर दूरी, डिफरेंस होने का, एक दूसरे से दूर होने का भाव और तुलना, कंपैरिजन, इसमें कई और उदाहरण हैं। आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें आपको अपादान कारक के से का प्रयोग करते हुए बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। सीखने का भाव, दूरी होने का भाव, तुलना करने का भाव, आरंभ होने का भाव, ये सारे अपादान कारक के शब्द हैं। जैसे किसान खेतों से लौट रहा है, अब से, अब किसान और खेत के बीच में क्या हो गई है, दूरी हो गई, डिस्टेंस। अपादान कारक का मूल भेद ही है डिस्टेंस। तो किसान खेत से लौट रहा है, तो से और किसान के बीच में क्या हुआ है, डिस्टेंस हुआ है। श्रद्धा प्रज्ञा से होशियार है, अब यहाँ पे श्रद्धा और प्रज्ञा के बीच में क्या बताया गया है, कंपैरिजन हुआ है, तुलना हुई है। आसमान से ओले गिर रहे हैं, ओले और आसमान के बीच में डिफरेंस हो गया है। अंशु ने अक्षय से पैसे लिए, पैसे लेने का भाव है। तो अपादान कारक जो है हमेशा दूरियां बताता है या फिर तुलना करता है। अगला भेद है संबंध कारक। संबंध मतलब दो शब्दों के बीच में संबंध बताना। जैसे ये संज्ञा से संज्ञा का या सर्वनाम से संज्ञा का संबंध बताते हैं, जबकि इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। अतः कारक की परिभाषा के अनुसार यह कारक नहीं, किंतु इसके परसर्ग भी हैं, का, के, की, रा, रे, री। जैसे राम का भाई, तो राम और भाई के बीच में क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। मेरी बहन, ध्यान रखिए इसमें आप लोगों को लगेगा कि री का प्रयोग तो हम इंडिविजुअली कहीं नहीं करते, स्वतंत्र रूप से हम री का प्रयोग नहीं करते, परंतु जब हम बोलते हैं मेरी बहन, तो मेरी में मैं और री, मेरा भाई मैं और रा, तो ये हो गया रा री का स्वतंत्र प्रयोग। लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि मेरा, मेरी, तेरी, तेरे, इस तरह के शब्दों के साथ रा री रे का इस्तेमाल होता है। जबकि का, के, की का तो इस्तेमाल हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। उसका भाई, उसकी बहन, उसके पिताजी, तो यहाँ पे का, के, की। तो ध्यान रखें, जब दो संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध बताने के लिए रा, रे, री और का, के, की का इस्तेमाल किया जाएगा तो वह संबंध कारक होगा। अगला है अधिकरण कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम किसी के होने का स्थान या समय बताते हैं, टाइम एंड प्लेस, आप हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। कारक में हर एक का एक आइडेंटिफिकेशन है, एक परिचय है। तो संबोधन जो अधिकरण कारक है, इसका भी परिचय जो है टाइम एंड प्लेस, जो इसके शब्द है में और पर, ये समय और स्थान बताते हैं। लोग पार्क में टहल रहे हैं, में क्या बता रहा है, अब इसमें स्थान बता रहा है। 2020 में मुझे क्या मिलेगा, अब में क्या बता रहा है, समय बता रहा है। तो में और पर जो है समय बताएगा। राहुल घोड़े पर सवार है, पर, तो पर क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, अपादान अधिकरण कारक में हमेशा समय और स्थान का बोध कराया जाता है। संबोधन कारक। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, संबोध करना। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता, इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे बच्चों ध्यान से सुनो, तो हम कक्षा में बोलते हैं बच्चों ध्यान से सुनो, तो हमेशा संबोधन कारक का जो शब्द है उसके बाद उद्गारवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारक के संबंध में कुछ ध्यान रखने वाली विशेष बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि वाक्य में कर्म अप्राणीवाचक है तो उसके साथ कर्म का विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने पत्र को पढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पत्र पढ़ा, क्योंकि कर्म अप्राणीवाचक है और इसके साथ को नहीं लगना चाहिए। अतः मैंने पत्र पढ़ा सही वाक्य है। करण तथा अपादान कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु ध्यान रखिए करण कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ किसी वस्तु के साथ या सहायता लेकर क्रिया करना, जबकि अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह का अर्थ है किसी चीज़ से अलग होना। जुगनू संगीत के अध्यापक से सितार सीख रही है, यहाँ पर सीखने का भाव करण। देवेंद्र विपेंद्र से लंबा है, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध बताया गया है या फिर दोनों की तुलना की गई है। मंजू शेर से डरती है, यहाँ पर डरने का भाव है, डरने का भाव भी अपादान कारक के अंतर्गत ही आता है।
करण कारक अपादान कारक की विभक्ति से है, परंतु इसमें अंतर है। विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारक में किया जाता है, परंतु ध्यान रखिए संप्रदान कारक में को जो है मदद या सहायता देने का भाव है, जबकि कर्म कारक में सामान्य रूप से हम को के साथ जो प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने हिमांशु को पढ़ाया, ये को है, हिमांशु की मदद नहीं की परंतु इसे पढ़ाया, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। मैंने हिमांशु को 10 रुपये दिए, अब ये मदद करने का भाव है। अब देखिए कुछ उदाहरण जो है किस तरह से अलग अलग होते हैं। कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। अपादान, अधिकरण और संबंध कारक की अलग अलग विभक्तियाँ और उसके उदाहरण। इसमें अंतर दिया गया है किस तरह से अलग अलग होते हैं। इस तरह से आप कारक का अभ्यास करेंगे और कारक से संबंधित सभी बातों का ध्यान रखेंगे, खासकर कहाँ पर एक जैसे विभक्ति चिन्ह होने के बावजूद दोनों कारक अलग अलग है, जैसे करण में और अपादान में, संप्रदान में और कर्म में। साथ में मुख्य कर्म और गौण कर्म के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। मुख्य कर्म जो है हमेशा क्रिया के करीब होते हैं और अप्राणीवाचक होते हैं। गौण कर्म जो है क्रिया से दूर होते हैं और प्राणीवाचक होते हैं।